वेलकम बैक गाइस। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th बायोलॉजी का। इससे पहले हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर चुका है यूट्यूब पे और वो कंप्लीटली अपलोडेड है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं आई बटन में जा करके। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 को। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ड। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ड। देखो, जो हमारा लिविंग वर्ड है वो कितना ज्यादा वंडरफुल है उसको हमें यहाँ पे समझना है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। अगर आप अपने आसपास भी देखो तो आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, है ना। पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, मछलियां हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। और फिर आप देखते हो कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो हैबिटेट है वो कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हैबिटेट मतलब जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो कहां पे रहते हैं? जैसे बी इट कोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स क्या होती है? जहां पर से जमीन के नीचे क्या होता है ना, पानी गर्म हो जाता है तो वो फिर ऊपर को आता है, जमीन से ऊपर को, तो उसे हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लाइफ मिलती है। ठीक है, तो लीव्स अस स्पीचलेस, मतलब हम बहुत ज्यादा अमेज हो जाते हैं कि यार हमारी लाइफ, हमारा जो लिविंग वर्ड है वो कितना ज्यादा वंडरफुल है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स क्या होता है? जो दौड़ता हुआ हॉर्स होता है। ठीक है, तो उसको देख के हमें कैसा लगता है? काफी ज्यादा अच्छा लगता है, उसकी एक अलग ही ब्यूटी है। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड। फिर माइग्रेटिंग बर्ड जो दूसरी जगह से कहीं पे आती है वो भी कैसी रहती है? काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है। द वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे कि है, जैसे यहाँ उत्तराखंड में भी वैली ऑफ फ्लावर है जो कि है चमोली में और पिथौरागढ़ में। और द अटैकिंग शार्क इवॉक्स यू एन अ डीप सेंस ऑफ वंडर। तो जो अटैकिंग शार्क है वो भी क्या है? बहुत ज्यादा हमें अमेज करती है। ठीक है, उसकी भी अलग एक ब्यूटी है। तो अभी तक हमने क्या देखा? जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में रहते हैं। तो ये सब क्या है? इनकी अपनी अलग अलग ब्यूटी है, इनकी अलग अलग यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी है। ओके, द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। अब इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कि जो इकोसिस्टम में कन्फ्लिक्ट या फिर जो झगड़े लड़ाइयां होती हैं, है ना। अब क्यों होती है? मान लो फूड को लेके हो रही है, फूड को लड़ रहे हैं, फूड को लेके लड़ रहे हैं दो स्पीसीज, जगह को लेके लड़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। या आप देखते हो कॉपरेशन भी होता है बीच में। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे के साथ संयोग करना। ठीक है, तो ये सब भी आपको दिखता है। अब ये कहां कहां दिखता है? अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के मेंबर्स में आपको दिखेगा। जैसे ये पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन के अंदर एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर है। इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, मतलब लड़ाई भी हो सकती है किसी रिसोर्स को लेके, या फिर इनमें कॉपरेशन भी दिख सकता है कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे क्या है? एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, या फिर जो कम्युनिटी है। ठीक है, कम्युनिटी क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है? कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन आ जाती है। ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन रहती है ये क्या रहती है? डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की रहती है, अलग अलग स्पीसीज है ये। ठीक है, तो इनके बीच में भी क्या हो सकता है? कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है बहुत सारी चीजों को लेकर के। ओके, और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। तो आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्या समझना है कि लाइफ एक्चुअली में है क्या? तो उसने क्या बोला? आप कन्फ्लिक्ट भी देखते हो, आप कॉपरेशन भी देखते हो, इसके अलावा आप सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है वो भी देखते हो। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब क्या है? कि सेल के अंदर जो भी केमिकल हैं, मॉलिक्यूल्स, वो क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनमें मॉडिफिकेशन हो रही है, वहां बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आता है? व्हाट इज लाइफ? ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। अब देखो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इंडीड इज लाइफ। तो इसके अंदर भी दो कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से किस तरीके से अलग है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। एंड द सेकेंड इज फिलोसफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो फिलोसफी वाला है, मतलब कि हम क्यों पैदा हुए, हमारा लक्ष्य क्या है, हम पैदा होके क्या करेंगे, ये सारी चीजें होती है ना। ठीक है, हम इस धरती पे क्यों आए, तो वो अलग चीज है ना। तो एज साइंटिस्ट वी शेल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को तो हम आंसर करेंगे नहीं क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो हमें यहाँ पे समझना है व्हाट इज लिविंग, लिविंग होता क्या है। So, what is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characters exhibited by living organisms. तो जब भी हमें डिफाइन करना है कि लिविंग होता क्या है, तो हमें इसके लिए क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढना पड़ेगा जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है।
जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके आसपास क्या हो रहा है वो उसको पता रहता है, सेंस करता है वो इन्वायरमेंट को, है ना। एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ यूनिक फीचर्स होंगे ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, डिफरेंस, ठीक है। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स, तो ऊपर ये जो फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स को ऐड किया जा सकता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब रिएक्शंस होती हैं। एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, ये रिप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मतलब कॉपी बना सकते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं ये। इंटरैक्ट एंड इमर्स टू दिस लिस्ट, तो ये भी पॉइंट्स आते हैं इस लिस्ट में। कौन सी लिस्ट? जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉइंट्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीजें होती हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सीधी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रोथ जब भी आप बोलोगे तो क्या होगा? इंक्रीज इन मास, अगर मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, और या फिर नंबर इंक्रीज हो रहा है इंडिविजुअल्स का, तो ये दोनों कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो ग्रोथ में मास भी इंक्रीज होता है और नंबर भी इंक्रीज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, तो हम लोग जो हैं हम में भी क्या होता है? सेल डिवीजन की वजह से ही ग्रोथ होती है। जैसे कि कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस, ठीक है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन की वजह से, और ये जो ग्रोथ है ना कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक कि प्लांट जिंदा रहता है, ठीक है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, और एनिमल्स में क्या होती है? ये जो ग्रोथ है ना ये एक एज तक ही रहती है, उसके बाद ग्रोथ होना थोड़ा बंद हो जाता है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, तो जैसे एनिमल है, एनिमल में एक एज के बाद क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है ना। फिर तब भी क्या होता है? सेल डिविजन्स तो होते रहते हैं। अब सेल डिवीजन क्यों हो रहे हैं? सेल डिवीजन इसलिए हो रहे हैं ताकि जो लॉस्ट सेल्स हैं उसको रिप्लेस किया जा सके। जैसे कि मान लो कि किसी के हाथ पे चोट लग गई, तो हाथ पे चोट लग गई तो सेल डैमेज हो जाएंगे, तो उसकी जगह पे नए सेल बनाने के लिए तो सेल डिवीजन होगी ना। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेल डिवीजन तो चलती रहती है, बट लेकिन ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि रिपेयर वगैरह के लिए, ठीक है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, अब जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो क्या होता है? सेल डिवीजन की वजह से ही ग्रोथ होती है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर्स ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये ऐसे करके कल्चर प्लेट है, ठीक है। इस कल्चर प्लेट के अंदर आपने क्या रखे? बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो आप, तो ये न्यूट्रिशन डाल दिया आपने बैक्टीरिया के लिए, उसके बाद ये बैक्टीरिया आपने डाल दिया यहाँ पे। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 1 से 2 होंगे, फिर 2 से ये 4 होंगे, इस तरीके से डिवाइड करते रहेंगे। तो ये क्या किया आपने? इसे बोलते हैं इन विट्रो कल्चर, ठीक है। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, तो इन विट्रो कल्चर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? आप देख रहे हो कि सिंपली काउंट कर रहे हो कि भाई पहले एक बैक्टीरिया था, अभी 2 हो गए, अभी 4 हो गए, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा? यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अपना ही, तो हमें क्या होता है? सबसे पहले जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा रहता है, फिर धीरे 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 बड़ा होता है, ठीक है। फिर प्यूबर्टी की एज आती है, प्यूबर्टी की एज के बाद फिर क्या होता है? ये इसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, मतलब अब ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो पहले ग्रोथ होती है, उसके बाद ऐसी एज आती है जहां से रिप्रोडक्शन की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो देखो अगर बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है उसको भी आप क्या बोलोगे? ग्रोथ बोलोगे। ये चीज हमने ऊपर देखी थी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। तो अगर हम बोले कि ग्रोथ का मतलब होता है कि बॉडी मास इंक्रीज होना, अगर हम मान के चल रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का भी ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स, बोल्डर्स क्या होते हैं? रॉक्स, ठीक है। एंड सैंड माउंट्स, सैंड माउंट्स क्या होते हैं? रेत के टीले जो ऐसे ऐसे रहते हैं ना रेगिस्तान में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी ग्रो करते हैं, इनका भी क्या होता है? साइज बढ़ता है। जैसे कि मान लो ये रेत का टीला है, इस पे और रेत जमा होती है, ठीक है। रेत जमा होती है तो इसका क्या हो जाएगा? मास बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इनके मास बढ़ने शुरू हो जाएंगे। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. अब ये जो ग्रोथ होती है कैसे होती है कि मटेरियल जो है ना वो बाहर से ऐसे जमा होते जाएंगे, ठीक है। बाहर से और रेत जमा हो जाएगी, और रेत जमा हो जाएगी, तो इसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ग्रोथ कैसे होती है, बाहर से। ठीक है, बाहर क्या होते हैं, मटेरियल जमा होते हैं और उनकी ग्रोथ होती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ अंदर से होती है। ओके, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं कि ग्रोथ तो भाई नॉन लिविंग में भी हो रही है। Conditions under which it can be observed in all living organisms has to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system। तो अगर हम कुछ conditions ले तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो living organism होते हैं उनमें growth होती है। ठीक है, ग्रोथ क्या है, कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट लेकिन कंडीशन आपने यहां पे क्या लेनी है कि जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो फ्रॉम द इनसाइड होती है। ठीक है ना, और जो नॉन लिविंग होती है उनमें बाहर से ग्रोथ होती है बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटीरियल। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, तो जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो तो कभी भी ग्रो नहीं करता है। तो अब है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसकी मदद से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या रिप्रोड्यूस कर पाता है, नहीं कर पाता। जैसे पहले नहीं होता था, स्कूल में बोलते थे कि टीचर बोलता था कि भाई किताब क्यों नहीं लेके आए, वो अंडे दे रही है क्या घर में, ऐसे बोलते थे ना। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, मतलब बच्चे प्रोड्यूस करना जिनका जो फीचर है ना वो मोर और लेस सिमिलर होता है पेरेंट्स के। जैसे एक ये पेरेंट है, ठीक है, अब जैसे ये हैं, ठीक है, इसमें तो कपल्स हो गए ह्यूमंस में, मेल और फीमेल, तो इनके ये बच्चे हुए। ठीक है, अभी बच्चा जो हुआ इसके जो फीचर्स होंगे ये हो सकता है बहुत ज्यादा मिलते हो या थोड़े कम मिलते हो अपने पेरेंट से। ठीक है ना, तो आपको पता है यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे सीधी बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होती है, वेरिएशन आती है। ठीक है ना, और इसी वेरिएशन की वजह से जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग होता है। थोड़ा अलग होने का मतलब शक्ल मिलती तो है पर ऐसे थोड़ा ना कि एग्जैक्टली मिल जाती है, फीचर्स मिलते तो हैं पर ऐसे थोड़ा ना कि एग्जैक्टली मिल जाए, ये सब नहीं होता क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ये है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये हुआ डिवीजन, तो इससे दो नए सेल बन गए यहाँ पे। तो क्या होता है, ये जो सेल बने ना ये सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट सेल के, सिमिलर, एकदम सिमिलर, तो इनको बोला जाता है क्लोन्स। ठीक है, तो वो चीज अलग है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी रिफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमने एसेक्सुअल की बात नहीं करी क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो जो फंगस होती है, फंगी, ठीक है, फंगी में क्या बनती है, स्पोर्स बनती है। अब ये जो स्पोर्स बनती है इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया बोलते हैं इनको। ये एसेक्सुअल क्या होती है, स्पोर्स होती है जो कि फंगस में प्रोड्यूस होती है। ओके, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, अब जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे ईस्ट और हाइड्रा, वी ऑब्जर्व बडिंग, हमें बडिंग दिखती है, ये आपने सब क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इन प्लेनेरिया जो कि फ्लैट वर्म है, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, अब इसका मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये क्या है, ये पेरेंट बॉडी हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, इसकी बॉडी जो है ये 3 टुकड़ों में ब्रेक हो गई। अब हर एक टुकड़ा क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल यहाँ पे बना देगा, मतलब एक नया प्लेनेरिया यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रीजनरेशन। तो यहाँ पे क्या है, अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो भी ये रहते हैं टुकड़े, ये नए क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। द फंगी द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ठीक है, ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फंगी है, फिलामेंटस एल्गी है और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। अब ये प्रोटोनीमा क्या होता है, थ्रेड लाइक चेन होती है सेल्स की। ठीक है, प्रोटोनीमा क्या होती है, थ्रेड लाइक चेन होती है सेल्स की जो कि मॉसेस में मिलती है, मतलब कि ब्रायोफाइट्स में मिलती है। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है।
When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth. Synonymous मतलब same meaning. तो यहाँ पे reproduction जो है वही क्या होता है, growth होता है, मतलब increase in number of cells. अब आप देखो ना यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया में ग्रोथ हो रही है, मतलब इस बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल डिवीजन हो जाएगा. अब सेल डिवीजन हो गया तो यहाँ पे दो बन गए, ये दो बैक्टीरिया हो गए, तो यही तो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ. समझ रहे हैं ना, सेल डिवीजन ही क्या कहलाता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन कहलाता है. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. तो हमने ऊपर बोला था कि अगर इंडिविजुअल का नंबर बढ़ता है या मास बढ़ता है तो वो ग्रोथ कहलाती है. तो यहाँ पे एक सेल है, यूनिसेलर की बात हो रही है, तो इंक्रीज इन सेल नंबर या फिर मास इंक्रीज होता है तो वो ग्रोथ कहलाता है. Hence, we notice that in single cell organisms, we are not very clear about the use of these two terms, growth and reproduction. तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम ग्रोथ का यूज करें या रिप्रोडक्शन का यूज करें, वर्ड का, टर्म का. क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या होता है, यहाँ पे सेम होता है, मतलब ग्रोथ होना मतलब रिप्रोडक्शन होना, रिप्रोडक्शन होना मतलब ग्रोथ होना. ठीक है. फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म which do not reproduce. अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स, ठीक है, या फिर स्टेराइल वर्कर बीज. ये जो वर्कर बीज होती हैं ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं. फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, कुछ ऐसे कपल होते हैं ह्यूमन कपल जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं. तो ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट लेकिन इनमें तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है. Hence, reproduction also cannot be an inclusive defining characters of living organism. ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, क्योंकि ऊपर हमने एग्जांपल देखा कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता. ऑफ कोर्स no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. तो ये तो क्लियर है हमारे दिमाग में भी, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता और वो रिप्लिकेट मतलब अपनी कॉपी नहीं बना सकता है. ठीक है. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म मतलब टोटल रिएक्शन अकरिंग इन योर बॉडी. जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. अब रिएक्शन यहाँ पे दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ब्रेकेज होता है किसी मॉलिक्यूल का. जैसे कि एग्जांपल है ग्लाइकोजन ले लो. ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की हमारी बॉडी में. तो ग्लाइकोजन किस में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है. तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है तो इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे. सेकंड कौन सी होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, तो एनाबॉलिक रिएक्शन में यहां पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में. ठीक है, तो एनाबॉलिक में क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है. एनाबॉलिक रिएक्शन में सिंथेसिस होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में ये ब्रेक डाउन होता है. समझ गए ना. तो इस तरीके से ये यहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल से बने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, है ना. दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, स्मॉल होते हैं, बिग होते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, बहुत डिफरेंट क्लासेस के होते हैं. ठीक है, साइज के होते हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं. आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इन सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. तो ये जो केमिकल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली बनते भी रहते हैं हमारी बॉडी में और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं. These conversions are chemical reactions. और ये conversions कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस की मदद से या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस की मदद से, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. तो देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है ना, कंटिन्यूअसली thousands of metabolic reactions चलती रहती है और इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से ही तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है. बी दे यूनिसेलर और मल्टीसेलर. तो यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो, उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है. ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो इन सब में भी मेटाबॉलिज्म होता है. द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. ये मैंने आपको बता दिया. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. इंपॉर्टेंट है, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं दिखता है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. अब देखो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ये जनरली कहां होती है, हमारी बॉडी में सेल के अंदर होती है, बट इन रिएक्शंस को हम बॉडी से बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं सेल फ्री सिस्टम में. ठीक है, इसको समझते हैं. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in test tube is neither living nor non-living. तो ये एक इंसान है. ठीक है, इस इंसान की बॉडी में सेल है, इस सेल में एक रिएक्शन होती है ए से बी में कन्वर्जन. अब इसी रिएक्शन को आप किस में कराओ, एक टेस्ट ट्यूब में करा दो, बॉडी से बाहर, सेल फ्री सिस्टम में. ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको परफॉर्म कर सकते हो. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms, without exception,
तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही होता है, ठीक है, ये उसका फीचर हो गया एक। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। अब ये जो रिएक्शन है ये कैसे हो गई, इन विट्रो में हो रही है। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी हो रही है। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, ये नॉन लिविंग थिंग है। रिएक्शन क्या है, नॉन लिविंग है बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है। इस बात को समझना। देखो आपने रिएक्शन को क्या बोला कि ये रिएक्शन एक नॉन लिविंग थिंग है, एग्जैक्टली ये नॉन लिविंग थिंग है, बट ये रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है। लिविंग रिएक्शन क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होती है और हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होकर हमें जिंदा रखती है ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो एक यहाँ पे पॉइंट और जोड़ दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, सबकी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। यूनिसेलुलर तो एक ही सेल होगा, मल्टी सेलुलर तो बहुत सारे सेल होंगे, बट सेल होंगे, ठीक है ना, ये यहां पे बोला। और इन्हीं सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and response to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। तो देखो एक बहुत ज्यादा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो क्या होता है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग या अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, ठीक है, उसको सेंस कर लेते हैं और फिर उसके लिए रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे कि मान लो कोई ह्यूमन है, उस ह्यूमन को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है मतलब वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा है ना, सिंपल टर्म में, और वो फिर फैन को ऑन कर देगा। तो फैन को ऑन किया मतलब उसने रिस्पॉन्स दिया। तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक फीचर होता है, ठीक है। अब एनवायरमेंटल स्टिमुली क्या होता है जिसके लिए वो रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुली फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। तो हमने अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेंस करते हैं, सेंस ऑर्गन की मदद से। सेंस ऑर्गन में क्या रहती है, नर्व्स रहती है जिनकी मदद से हम सेंस कर पाते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स etc। अब जो प्लांट होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म या फिर पॉल्यूटेंट के लिए, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, क्यूज मतलब सिग्नल। तो एनवायरमेंट में जो भी सिग्नल्स रहते हैं, जो भी स्टिमुली रहते हैं, उनको ना हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस करता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर हो जाता है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। अब देखो फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म एक दिन में मान लो 4 घंटे सनलाइट को ले रहा है, तो 4 घंटे क्या हो गया, उसका फोटो पीरियड हो गया। तो ऐसी फोटो पीरियड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को ज्यादा टाइम तक सनलाइट चाहिए होती है, किसी को कम टाइम तक सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो जो फोटो पीरियड होता है वो अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स के रिप्रोडक्शन को, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। अब जैसे प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, प्लांट में एक होता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ना कम टाइम तक लाइट चाहिए होती है, सनलाइट उनको कम टाइम तक चाहिए होती है और वो फ्लावर को प्रोड्यूस कर देते हैं। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, जिनको ना लंबे टाइम तक, दिन में लंबे टाइम तक सनलाइट की जरूरत होती है जिससे वो फ्लावर को प्रोड्यूस कर पाते हैं। और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, जिनको सनलाइट की जरूरत ही नहीं होती है फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए लाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं केमिकल्स को जो कि उनकी बॉडी में एंटर करते हैं। केमिकल्स मतलब जैसे हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो फूड के अंदर हमें ग्लूकोज मिल रहा है ना, बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह मिल रहा है। तो ये केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी इसको हैंडल करती है, मतलब इसको किसी और दूसरे फॉर्म में चेंज कर देती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बॉडी में यूज करा देती है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अवेयर रहते हैं अपने सराउंडिंग से। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो देखो हमने भी क्या पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, ठीक है, तो वो तो कॉन्शियसनेस होता है। बट लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होता है, मतलब वो अपने से भी अवेयर रहते हैं, अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कॉन्शियसनेस होगा, ठीक है, वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे, बट लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में होता है, ह्यूमन बीइंग में।
कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कॉन्शियसनेस होता है। When it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिविंग स्टेट को डिफाइन करना। We observed patient laying in coma in hospital virtually supported by machines which replace heart and lungs। ठीक है, अब एक पेशेंट है जो कि कॉमा कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिटेड है। ठीक है, तो उस पेशेंट में हार्ट और लंग्स का काम कौन कर रही है? मशीन्स कर रही हैं। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। ठीक है, तो वो पेशेंट कैसा है? ब्रेन डेड है। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, उस पेशेंट में कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब उस पेशेंट को आवाज लगाएं, उसको टच करें तो वो उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो देखो एक्चुअली में वो जो पेशेंट है वो कॉमा कंडीशन में है, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि वो लिविंग कंडीशन में है। ठीक है ना, बट लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस अभी इस कंडीशन में नहीं है। ओके, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना का मतलब लिविंग इवेंट्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, मतलब कुछ इंटरेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिस वजह से हमारी बॉडी में लिविंग फिनोमेना होते हैं। देखो इसको समझते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूटेड सेल्स। ठीक है, एक टिश्यू है, टिश्यू किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। ठीक है, अब जो ग्रुप ऑफ सेल है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उससे टिश्यू काम करता है। जैसे समझो ये एक टिश्यू है, टिश्यू किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ सेल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन जब इनमें होता है तो इस वजह से क्या होता है? टिश्यू फंक्शन करता है। ठीक है ना, और टिश्यू की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? जब ये सेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं उस पे। ओके, Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituent of the organelle but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको समझने के लिए। उसने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स है प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और एटीपी सिंथेस। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को? जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो प्रॉपर्टीज रहती है सेलुलर ऑर्गेनल्स की, नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट। मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट पे प्रेजेंट नहीं है, बट लेकिन कब आती है? जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो उससे इन सेल ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टीज आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इंटरैक्शंस पे। These interactions result in emergent properties at a higher level of organization। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला, जैसे कि ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज से। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उससे क्या है? ऑर्गन फंक्शन करेगा, मतलब ऑर्गन को प्रॉपर्टीज मिलेगी। फिर जो टिश्यू की प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है? बहुत सारे जो सेल हैं, वो सेल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे टिश्यू को प्रॉपर्टी मिलती है। फिर जैसे सेल है, ठीक है, सेल की जो प्रॉपर्टीज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? जो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट जब क्या करेंगे? आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना? दिस फिनोमेना इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। तो देखो यहां पे क्या बोला कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जितने भी लेवल्स होते हैं उसके, जैसे सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसके लेवल्स हो गए। अब इनमें भी वही फिनोमेना अप्लाई होता है कि भाई इंटरैक्शन से प्रॉपर्टीज आती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, टिश्यू इंटरैक्ट करेंगे तो ऑर्गन को प्रॉपर्टीज मिलेगी, ठीक है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। तो ये सारी चीजें हर लेवल पे यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, है ना? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी सेंस करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्ड भी करते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी क्या होता है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, स्टोरी है इवोल्यूशन की, किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि इस अर्थ पे रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय
शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। तो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पहले रहते थे, चाहे वो आज रहते हैं, चाहे वो आगे फ्यूचर में रहेंगे, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ये आपस में क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, उसको आप कंपेयर करोगे किसी और ऑर्गेनिज्म से तो उसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा अलग होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस रहते हैं जेनेटिक मटेरियल के। बट लेकिन हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल को, मतलब हम सबके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, चलो, तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का पढ़ेंगे। बाय बाय।